अच्छा जी, सो स्टार्टिंग ऑफ विद इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले हमें जो सबसे पहला इन्वेंट्री का रूल पता होना चाहिए, विच वी हैव बीन अप्लाइंग इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एज वेल। वो रूल क्या है? वो रूल है इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इस रूल को सपोर्ट कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है कि भाई आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी चाहिए, that should be either at the lower of cost or net realizable value। इसका मतलब क्या है कि आपके पास, और ये कब अप्लाई होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझे कि अप्लाई कब होगा। सर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती क्या है एंड देन इसकी कैलकुलेशन करनी कब पड़ेगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द प्रोडक्ट। और इसकी कैलकुलेशन हमें नॉर्मली तब करनी होती है जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे कुछ गुड्स डैमेज हो चुके हैं, या अगर कुछ गुड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको अब उनकी ओरिजिनल प्राइसेस के ऊपर बेचना पॉसिबल नहीं है, या उनके अंदर कोई फॉल्ट आ गया या कोई भी मसला आ गया जिसकी वजह से अब हमें लगता है कि यार इस प्रोडक्ट को इसकी एक्चुअल प्राइस पे बेचना पॉसिबल नहीं रहा है, देन वी विल कैलकुलेट दी NRV, दी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताती क्या है कि यार अगर आज मेरे पास जो इन्वेंट्री के अंदर माल पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको आज बेचने के लिए चला जाऊं तो ये माल कितनी डॉलर्स पे मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। सो लेट्स से आपके पास कोई दो चार यूनिट्स पड़े हुए थे फॉर XYZ आइटम। लेट्स से मैं कहता हूँ आपके पास कोई चेयर्स पड़ी हुई थी तीन चार, ठीक है, और उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी $1500। और क्योंकि लेट्स से कोई बारिश आ गई या कोई तूफान आ गया जिसकी वजह से आपकी चेयर्स पानी के अंदर रही और वो उनका जो अब रंग वगैरह है वो थोड़ा सा उड़ गया है, तो अब आपको पता है कि यार इस चेयर को मैं जो ओरिजिनल जो उसकी सेलिंग प्राइस है उस पर नहीं बेच सकता। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू कंप्यूट दी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि अगर मैं अब इसको बेचना चाहूँ तो मैं कितने में बेचूंगा। तो आपने कहा यार चलो अब मैं अगर इसको बेचना चाहूँ ना तो मैं इसको $1000 पे या $1000 पे, $1000 के ऊपर बेच सकता हूँ। और इवन उस $1000 पे बेचने के लिए हो सकता है मुझे अगर कोई कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, लेट्स हो सकता है मुझे उस गुड को रिपेयर कराना पड़ा अगर वो डैमेज हो चुका है, या मुझे हो सकता है क्योंकि उस गुड को बेचना बहुत मुश्किल हो गया तो मुझे किसी एजेंट को कह के उस गुड को बिकवाना पड़े और उसको बेचने के ऊपर देन को कमीशन पे करना पड़े। तो अगर कोई भी सेलिंग कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूं ऑन टॉप ऑफ सेलिंग दैट पर्टिकुलर गुड, उस गुड को बेचने के लिए, तो दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस जो कि अब मुझे मिल रही है, जो भी सेल्स प्रोसीड मुझे मिल रही है। उसमें से जब मैं सेलिंग कॉस्ट को एलिमिनेट कर दूंगा, आई विल गेट दी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। भाई अगर आज मैं इस गुड को बेचना चाहूं, अगर मैं आज अपने इतने यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री को बेचना चाहूं, तो मैं एक XYZ अमाउंट, इतनी अमाउंट है जिसको रियलाइज कर सकता हूँ। रियलाइज करने से क्या मतलब होता है? अकाउंट्स के अंदर हासिल कर सकता हूँ। तो ओरिजिनली वी से कि आपकी जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है दैट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट। लेकिन कभी भी जो मैंने आपको केसेस बताए, गुड डैमेज हो जाए, कोई वो ऑब्सोलीट हो जाए, उसका कोई फीचर काम करना बंद कर जाए, तो अब हो सकता है कि आपकी जो गुड की सेलिंग प्राइस है वो उसकी कॉस्ट से भी नीचे आ गई हो या उसकी कॉस्ट के ऊपर भी हो, तो अब आपको बड़ी कोई सिग्निफिकेंट सेलिंग एक्सपेंस इंकर करना पड़ रहा है। हो सकता है भाई एक गुड उसकी कॉस्ट 1500 ही थी, और मैं उसको 2000 का बेच सकता था। मैं अभी भी उसको 2000 का बेच सकता हूँ, लेकिन हो सकता है उसके पहले मुझे कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिपेयर का खर्चा करवाना पड़े, लेट्स से $1000 का रिपेयर का खर्चा करवाना पड़े। तो अगर मैं अभी भी उसको 2000 का बेच सकता हूँ, लेकिन आफ्टर गेटिंग अ रिपेयर ऑफ $1000, आफ्टर इंकरिंग व्हाट, आफ्टर इंकरिंग अ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि भाई अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे उसको रिपेयर करवाना है और उसका खर्चा है $1000। तो अगर अब मुझे एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, सेलिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है इन ऑर्डर टू जस्ट सेल दैट प्रोडक्ट, तो उसकी NRV दोबारा से कैलकुलेट होगी। तो जो मैंने एग्जांपल दी कि मैं अभी भी उसको, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 2000 है, मैं अभी भी उसको 2000 का बेच सकता हूँ। कॉस्ट कितनी थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस पहले भी 2000, अभी भी 2000, कॉस्ट तो 1500, वो तो फिक्स है, उसको चेंज नहीं होना। लेकिन क्योंकि आफ्टर डैमेज, अगर मैं कहता हूँ कि भाई आफ्टर डैमेज ये गुड्स डैमेज हुए, और डैमेज होने के बाद मैं कह रहा हूं कि ये गुड्स अभी भी 2000 के बिकेंगे, लेकिन नाउ यू हैव टू इनकर सम एडिशनल सेलिंग कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि $1000 की है। तो अब आपकी जो इस प्रोडक्ट की NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, वो 2000 माइनस 1000 हो चुकी है, विच इज लोअर देन द कॉस्ट। एंड एज पर द रूल जो कि आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यहाँ पे इन्वेंट्री की कॉस्ट तो 1500 थी, लेकिन अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचना चाहूं तो द वैल्यू दैट आई विल रियलाइज आफ्टर सेलिंग दैट पर्टिकुलर गुड इज ओनली $1000।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी तक तो इन्वेंट्री हो सकता है अपनी कॉस्ट तो $1500 पे रिकॉर्डेड हो, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यार ये गुड डैमेज हो चुका है और इसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से भी कम हो चुकी है, मैं इसको अब किस पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको इसकी एनआरवी पे इंक्लूड करूंगा। आई विल सब्ट्रैक्ट दी कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, यानी कि अगर 1500 है तो 1500 को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से निकाल के, जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री उसमें से निकाल के इस $1000 को विच इज द एनआरवी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या कर लूंगा, इंक्लूड कर लूंगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज व्हाट, कि इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी कब पड़ती है, व्हेन एवर द गुड्स हैज बिकम ऑब्सोलीट, दे हैव डैमेज, तब तब आपको एनआरवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं कि भाई इन्वेंट्री को वैल्यू किस तरीके से किया जाएगा, व्हाट आर द मेथड्स टू दैट आर यूज्ड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो देखिए सबसे पहले ना तो आपको ये समझना है कि हमारे पास इन्वेंट्री को वैल्यू तीन किस्म की कैश है। कैश फ्लो अजम्पशन से क्या मतलब है सर, समझिएगा, बहुत आसान सा मतलब है। देखिए फर्स्ट तो तीन जो अजम्पशन है वो है क्या, फर्स्ट इज फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड वन इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड द थर्ड वन इज एवको, दैट इज एवरेज कॉस्टिंग और एवरेज वेटेड कॉस्टिंग मेथड। अब पहले वाले की अगर मेथड की मैं बात करूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, देखिए कॉन्टेक्स्ट तो इन्वेंटरी का ही है ना, कॉन्टेक्स्ट तो गुड्स का ही है जो मेरे बिजनेस में खरीदे हुए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अजम्पशन को फॉलो कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो माल पहले खरीदा था उसको पहले बेचो, जो माल बाद में खरीदा है उसको बाद में बेचो बेचो विच इज क्वाइट रियलिस्टिक एज वेल। कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज पहले आई है, जो शिपमेंट पहले आई है, मैं पहले उसको सेल आउट करके अगली शिपमेंट को खोलूंगा, तो दैट इज क्वाइट सेंसिबल इनफ, दैट इज व्हाट कैश फ्लो अजम्पशन, जो कि आपसे सिंपली कह रही है कि जो पहले माल खरीदा उसको पहले बेचो। लीफ ऑन द अदर एंड उल्टी बात कहता है, लीफो कहता है कि जो माल बाद में आया है, लेट से मैंने अगर 3 कंटेनर्स ऑर्डर किए, एक कंटेनर 1 जनवरी को, दूसरा 15 जनवरी को और तीसरा 31 जनवरी को, और मेरे पास सेल का ऑर्डर आ गया 1 फरवरी को, तो वो कहता है कि 1 फरवरी को जो तुम सेल का ऑर्डर पूरा करोगे, वो जो तुम्हारा सबसे लास्ट में खरीदा हुआ कंटेनर है ना, जो तुमने 31 जनवरी को खरीदा है, उसमें से यूनिट्स निकाल के उस ऑर्डर को पूरा करोगे। विच टू बी ऑनेस्ट नॉट रियलिस्टिक, लेकिन ये इस्तेमाल हो सकता है। क्यों इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना पैरिशेबल गुड्स के लिए ज्यादा सेंस चीज है, जो खराब हो जाएगी हमें पता है, इट इज नॉट, इट हैज एक्सपायरी डेट, और उसको अगर ज्यादा टाइम तक रखा तो खराब हो जाएगी, तो फिर आप ऑब्वियसली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही इस्तेमाल करोगे, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच मेक सेंस। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होता है कि भाई दे दे आर नॉट पैरिशेबल, उनको कोई मसला नहीं है, अगर मैं जो लास्ट में खरीदा हुआ भी जो आइटम है उसको अगर पहले भेज दूं, और पहला जो मैंने पहला कंटेनर जो मेरा आया था वो अगर अगले साल भर तक भी पड़ा रहे, मैं ना बेचूं, तो भी उसमें कोई खराबी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। So in that case, LIFO is also acceptable, लेकिन what you should know is that कि LIFO की कैलकुलेशन आपके AS अकाउंटिंग सिलेबस का पार्ट नहीं है। You don't have to compute in और value inventory under the LIFO method, और क्यों नहीं है उस पर मैं अभी बात करता हूँ। समझ आप जरा सा ना, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि अच्छा भाई हमजा भाई, ये लीफो जो है वो फूड आइटम्स पे यूज हो सकते हैं। जैसे ब्रेड है, अगर उसकी एक्सपायरी हो रही है तो जो पिछली वाली पहले खरीदी होगी वो पहले बेच दें। नहीं, तो वो तो लीफो हुआ ही नहीं ना। लीफो पे तो एक्सपायरी वाली कंसिडरेशन तो फीफो के अंदर है कि भाई जो पहले खरीदा था वो पहले बेचो कि वो एक्सपायर ना हो जाएगी। लीफो तो ये कह रहा है कि मैंने बताया तो कि जो 31 जनवरी को डिलीवर हुई है आपके पास लेट से गुड्स, उसको आप 1 फरवरी को बेचो, तो वो तो यहाँ पे सेंसिबल है ही नहीं। अगर तो उस गुड की एक्सपायरी डेट है तो लीफो कंसिडरेशन लेके आना बेवकूफी है ना, बिकॉज देन वो गुड जो आपने सबसे पहले खरीदा था, अगर आप उसको पहले नहीं बेच रहे तो वो तो एक्सपायर हो जाएगा शॉर्टली। तो उसमें तो लीफो की जो है लीफो को इस्तेमाल करने ही बेवकूफी है, तो वो तो सेंसिबल बात ही नहीं है। देन जो हम बात कर रहे थे कि लीफो को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं कहा जाता, लीफो इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने यूजेज ऑफ लीफो को मना कर दिया कि भाई लीफो को एज अ मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन यू कैन नॉट यूज इट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है। देखो जब आप लीफो मेथड यूज करोगे तो होगा क्या, होता यह है कि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि यार जो मेरे पास इन्वेंट्री जो सबसे रीसेंट आई है मैं उसको सबसे पहले बेचूंगा, और जो इन्वेंट्री मेरे पास सबसे पहले आई थी मैं उसको सबसे एंड में बेचूंगा। यानी कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी वो आपकी सबसे
पुरानी परचेज के ऊपर होगी। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि अगर आपने, जो मैंने एग्जांपल ली थी, एक 1 जनवरी को कंटेनर खरीदा, एक 15 जनवरी को खरीदा, और एक 31 जनवरी को खरीदा, और आपने 1 फरवरी को लीफो मेथड के थ्रू 31 जनवरी वाले कंटेनर से माल बेच दिया, और लेट से मैं बात कहता हूँ कि बहुत आसानी, सिंपलिसिटी रखने के लिए, 28 फरवरी तक आपके पास और कोई ऑर्डर नहीं आया। तो अब जब आप 28 फरवरी को क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो पुराने गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं फ्रॉम द डेट्स ऑफ 1 जनवरी एंड 15 जनवरी, उसकी बेसिस पे आप करोगे, क्योंकि आप बोलोगे मेरे पास जो गुड्स पड़े हैं वो तो 1 जनवरी और 15 जनवरी को है, पुराने गुड्स हैं, और इन गुड्स की कॉस्ट कंपैरेटिव क्या होगी, लोअर होगी भाई, क्योंकि वी से दैट एज यू प्रोसीड अहेड, जैसे जैसे अब 15-15 दिन में तो खैर फर्क नहीं आता, लेकिन इफ द टाइम ड्यूरेशन इज कंपैरेटिवली लॉन्ग, तो प्राइसेस के अंदर फर्क आ जाता है, कभी कभार तो 15 दिन के अंदर भी उसी के प्राइसेस के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है। तो अब अगर आप लीफो मेथड यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग व्हाट, यू आर यूजिंग द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री, द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री टू value goods. And when you use the oldest inventory to value goods, it normally has a lower cost as compared to the newer inventory that you have bought. भाई बहुत सिंपल है ना, कि मैं अगर आज कोई एक कंटेनर कपड़े का मंगवा रहा हूँ, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होगी, बजाय जो मैंने 1 साल पहले कंटेनर मंगवाया था। और मैं अगर अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री उस 1 साल पहले कंटेनर जो मैंने मंगवाया था उसकी कॉस्ट की बेसिस पे अगर शो करूं, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आनी है, इन्वेंट्री की कॉस्ट बहुत कम शो होनी है। अच्छा सर, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम शो हो गई तो इससे फर्क क्या पड़ा? भाई वी नो कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होगी, यानी कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम शो करोगे, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। एंड जब आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगा, तो आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हो, आप प्रॉफिट को अंडर स्टेट कर रहे हो, आप प्रॉफिट को कम दिखा पाओगे, और जब आप प्रॉफिट को कम दिखा पाओगे, तो आपके ऊपर टैक्स की एप्लीकेशन इतनी चार्ज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट कम होगा, एंड दैट इज व्हाई अंडर इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने इस मेथड को मना कर दिया है। सो व्हाई हमने इस मेथड को जो मना किया है, आईएएस वालों ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वालों ने इसको जो मना किया है, आपको उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए। क्या आपसे लीफो मेथड अप्लाई करने का नहीं कहेगा, लेकिन रीजनिंग अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं फीफो यूज कर रहा हूँ तो लीफो में क्या मसला है। तो ये मसला है लीफो के अंदर कि भाई, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगर पुराने गुड्स पे होगी, जिनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली चीपर होगी एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ न्यूअर गुड्स, तो उसकी वजह से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम होगी। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी तो आप पे प्रॉफिट, आप अपने प्रॉफिट्स को कम शो करोगे। when you will show your profits lesser than what they can actually be, तो आपके ऊपर टैक्स का चार्ज भी इतना नहीं बनेगा। एंड दैट इज द वेरी सेम रीजन जिसकी वजह से लीफो मेथड जो है वो दुनिया भर में उसकी एप्लीकेशन मना कर दी गई है। नाउ यू कैन ओनली यूज फीफो और एफको। अच्छा जी, अब एफको क्या है? एफको कहता है कि भाई इन तमाम का जो भी आपकी कॉस्ट है उसका एवरेज कर लो। किस तरीके से वो हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे भाई मेथड कैश फ्लो अजम्पशन क्या है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा पहले बेचा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे रिसेंटली खरीदा उसको सबसे पहले बेचा, एंड द लास्ट वन इज एफको, सबकी जो भी कुछ खरीदा उसकी एवरेज कर ली। ये 3 कैश फ्लो अजम्पशन है जो कि इस्तेमाल होती है। एंड देन देयर आर 2 मेथड्स। देखो 3 तो कैश फ्लो अजम्पशन है ना, लीफो फीफो एंड एवको। उसके बाद वी हैव टू मेथड्स। देखो कैश फ्लो assumption इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेंटरी इज अ डिफरेंट थिंग। बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, बच्चे समझते हैं पीपो इज आल्सो अ मेथड, व्हिच इज नॉट लाइक वेरी रॉन्ग टू से। ठीक है, अगर कह भी लो तो मसला नहीं है, बट यू शुड नो द डिफरेंस कि पीपो एंड लीफो और एवको आर जस्ट कैश फ्लो assumptions। मेथड दो फर्दर होते हैं, या जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज परपेचुअल मेथड एंड पीरियोडिक मेथड। अच्छा, परपेचुअल, अगर आपको इंग्लिश में मैं परपेचुअल का मतलब, वैसे परपेचुअल भी इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन परपेचुअल की आसान मतलब ये होती है कंटिन्यूटी। एक चीज कंटिन्यूटी के साथ हो रही है तो वी से इट हैज अ परपेचुइटी। और पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि साल के एंड पे आप जो है इकट्ठे बैठ के अपना सारा काम कर रहे हो। तो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म क्या कहते हैं परपेचुअल, विच मीन्स कंटिन्यूटी, आपको पता चल जाएगा कि भाई अंडर परपेचुअल मेथड वी विल बी कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली। सर कंटिन्यूअसली का क्या मतलब है? हर रोज बैठ के इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे क्या? नहीं, ये मतलब ये कि आप हर रोज बैठ के इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, बट
आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन अंडर परपेचुअल मेथड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल अपडेट, बट इन पीरियोडिक मेथड, और पीरियोडिक का देखो, पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियड बेस्ड, और पीरियड बेस्ड क्या होता है, नॉर्मली एक साल को ही हम पीरियड काउंट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो पीरियोडिक मेथड के अंदर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल चेंज आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि आप साल के एंड में बैठ के इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे, जबकि परपेचुअल के अंदर आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज गोइंग टू अपडेट। अच्छा जी, इसके बाद ठीक है सर, तीन कैश फ्लो फंक्शन हो गई, दो मेथड्स हो गए, अब आगे क्या बात है, आगे जो आपको बात समझनी है कि भाई इन्वेंट्री की जो हम वैल्यूएशन देते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री कब वैल्यू करनी होती है, भाई सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, कि साल के एंड में कितना माल पड़ा हुआ है, बिकॉज दैट इज द फिगर दैट यू अल्टीमेटली हैव टू शो इन योर इनकम स्टेटमेंट, एंड दैट इज द फिगर दैट यू अल्टीमेटली हैव टू शो इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको कैलकुलेशन जो करनी होती है इन्वेंट्री की, वो किस इन्वेंट्री की करनी होती है कि साल के एंड पे, अकाउंटिंग ईयर के एंड पे हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एंड द सेम वैल्यू यू विल शो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आइदर इन योर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड एज वेल एज इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, लेकिन अब एक मसला है, क्या मसला है सर, अब क्या मसला है, मसला ये है कि भाई अकाउंटिंग ईयर, लेट्स से मैं कहता हूँ एक टिपिकल बिजनेस का जो हम आसानी के लिए रखते हैं, वो रखते हैं 31 दिसंबर, या जो दूसरा होता है वो 30 जून होता है, ज्यादातर बिजनेसेस का 30 जून होता है, बट एक अच्छे खासे नंबर ऑफ बिजनेसेस है इनका 31 दिसंबर भी होता है। इफ आई कीप इट 31 दिसंबर के बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो 31 दिसंबर को तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर जगह ही छुट्टी होती है, मतलब पाकिस्तान हो या दुबई हो या कोई सा भी मुल्क हो, 31 दिसंबर की तो छुट्टी ही होती है, कोई भी मुल्क कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बुलाती थोड़ी है। इनफैक्ट 1 जनवरी को भी ज्यादातर जगह छुट्टियां होती हैं, और जहाँ छुट्टियां नहीं होती वहाँ एम्प्लॉय खुद छुट्टी कर लेते हैं, कहते हैं साल का पहला दिन है, मैंने तो काम करना ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यार हमें जो इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, मैंने आपको क्या बोला, क्लोजिंग डेट पे चाहिए, बिकॉज जो भी अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट है, अगर हम 31 दिसंबर कंसीडर करें तो हमें तो 31 दिसंबर पे चाहिए। एंड व्हेन आई से कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 31 दिसंबर पे चाहिए, इसका मतलब हमें 31 दिसंबर पे चाहिए, ना 1 जनवरी पे चाहिए, ना 30 दिसंबर पे चाहिए, ना एक दिन आगे की चाहिए, ना एक दिन पीछे की चाहिए। वी आर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू हैव द इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट 31 दिसंबर। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि आप और मैं जाएंगे और अगर छोटा बिजनेस है तो चलो ठीक है, मेरी दुकान में जो माल पड़ा हुआ है शायद मैं एक दिन के अंदर देख लूं, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनका चलो, तुम सिर्फ अगर एक पूरे शहर के अंदर भी बड़ा काम है, तो उनके तो मल्टीपल वेयर हाउसेज है, उनकी तो जगह जगह इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक दिन में तमाम वेयर हाउसेज को जाके विजिट करके जो है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर लोगे, और फिजिकली काउंट भी कर लोगे, और आप क्रॉस चेक भी कर लोगे कि हाँ भाई ये इन्वेंट्री की वैल्यू है, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ये तो मैं सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ, कंसीडर के जिनका पूरे किसी मुल्क में बिजनेस है, तो उनके तो शहर शहर में, हर शहर में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे स्टोरेज हाउसेज है जहाँ पे उन्होंने इन्वेंट्री को स्टोर किया हुआ है। लेट्स कंसीडर कि उनका उनका मल्टीनेशनल बिजनेस है, फिर तो उनकी इन्वेंट्री डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट जगहों पे हुई भी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल के पास तो एक दिन में कर लूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस को पता है कि यार इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इज अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, सो वो ये रुकते हैं यार मैं 31 दिसंबर को ही जाके 31 दिसंबर को जाके ही जो इन्वेंट्री को वैल्यू करूंगा। व्हाट दे डू इज दैट दे डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन आइदर बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, लेट्स से वो 31 दिसंबर की जगह 25 दिसंबर को ही जाके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर लेंगे, या दे डू आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वो कहेंगे 31 दिसंबर को तो हम नहीं कर पाए, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, इस तरीके से जाके हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर लेते हैं। लेकिन अगेन जब वो 5 फरवरी को या जा रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग 5 जनवरी को जा रहे हैं, यानी अकाउंटिंग ईयर के बाद जा रहे हैं, या लेट्स से 25 दिसंबर को जा रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर एंड होने से पहले जा रहे हैं, तो भाई जो इन्वेंटरी की उनके पास वैल्यूएशन आ रही है, दैट इज नॉट द वैल्यूएशन एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, भाई आपने 25 दिसंबर की इन्वेंट्री की वैल्यू कर ली, नाउ इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एग्जैक्टली एट 31 दिसंबर, आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि यार ठीक है 25 दिसंबर को हमारा बंदा गया और उसने जाके एक्स वाई हमारे जितने भी स्टोर्स थे उन सब जगह जाके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की, और उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, लेट्स से इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल ली कितनी, उसने लेट्स से मैं कहता हूँ वैल्यूएशन 25 दिसंबर को निकाल ली 5,000, इन्वेंट्री एट कॉस्ट एज ए 25 दिसंबर वो देख के आ गया कितनी है, 5,000 है। लेकिन दिस इज नॉट द वैल्यू विच आई कैन इंक्लूड इन माई इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे तो 31 दिसंबर वाली फिगर चाहिए।
अच्छा जी 31 दिसंबर वाली फिगर चाहिए, तो हाउ विल आई ऑब्टेन दैट 31 दिसंबर वाली फिगर? आई विल हैव टू डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉरवर्ड्स। मैं देखूंगा कि यार 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसने मेरी इन्वेंट्री को इम्पैक्ट किया है। या तो ट्रांजैक्शन ने इन्वेंट्री को बढ़ाया होगा, या ट्रांजैक्शन की वजह से इन्वेंट्री कम हो गई होगी। इन वेरी इजी टर्म, अगर परचेज किया है तो उसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ रही होगी, अगर सेल किया है तो उसकी वजह से इन्वेंट्री कम हो गई होगी। एंड सिमिलरली अगर कोई परचेज रिटर्न किया है हमने तो उसकी वजह से इन्वेंट्री कम हो गई होगी, अगर कोई सेल रिटर्न आ गया है तो उसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ गई होगी। तो वी विल हैव टू सी कि भाई उस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या, अगर लेट्स से जो हमारी 25 दिसंबर वाली जो इन्वेंट्री की वैल्यू हम कैलकुलेट करके आए हैं, तो उन 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो हुई है उसका इन्वेंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। और जब मैं उसके इम्पैक्ट को 25 दिसंबर वाली वैल्यू जो थी इन्वेंट्री की उसके अंदर एडजस्ट कर लूंगा, तो आई विल गेट दी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट एग्जैक्टली 31 दिसंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी कि भाई $5,000 वो 25 दिसंबर को कैलकुलेट करके आ गया। अब लेट से मैं कहता हूँ 26 दिसंबर या 27 दिसंबर को हमने कुछ परचेजेस की, लेट से $500 की, तो उस परचेज की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हुई होगी, बढ़ गई होगी, कम हो गई होगी? ऑब्वियसली बढ़ गई होगी, क्योंकि हमारा कंसर्न तो ये है ना, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। देखो इस बात को दिमाग में रखो, 25 से 31 पे जा रहे हैं, तो अगर आपने 25 से 31 के दरमियान कुछ खरीद लिया है तो वो 31 दिसंबर की इन्वेंट्री की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। और अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हुई है जो कि 25 दिसंबर के मुकाबले में 31 दिसंबर वाली इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करेगा, तो उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो लेट से परचेज हुई है, वो आप 31 दिसंबर वाली इन्वेंट्री की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसको मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। लेकिन अगर परचेज रिटर्न हुई है जो कि 31 दिसंबर वाली इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर रहा है, अब वो भले परचेज रिटर्न हमने पहले से माल खरीदा हुआ उसकी हुई हो, या 26 दिसंबर को माल खरीद के 28 दिसंबर को हमने रिटर्न करा दी, व्हाट्सएवर, अगर वो ट्रांजेक्शन इन बिटवीन हुई है, बिटवीन द डेट फ्रॉम विच आई डिड माई इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड द डेट एट विच द इन्वेंट्री फिगर इज रिक्वायर्ड, तो उसको मैंने एडजस्ट करना है, गिवन दैट इम्पैक्ट हो। तो परचेज रिटर्न हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को क्या करेगा, कम करेगा, तो उसको लेस कर लिया। सिमिलरली अगर कोई माल बेचा है तो वो भी इन्वेंट्री को क्या कर रहा है, जो 31 दिसंबर वाली इन्वेंट्री होगी उसको अल्टीमेटली कम करेगा। जैसे 25 दिसंबर को आपके पास 5,000 के गुड्स से आपने $500 के बेच दिए, भाई जब बेच दिए तो अब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू 31 दिसंबर को कम होके आएगी ना, कम होके आएगी, तो उसको क्या करो, माइनस करो। लेकिन आपने अगर गुड्स बेचे भी है और आप यहाँ पे सारा जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉरवर्ड्स वाली स्टेप अप्लाई कर रहे हो टू गेट दी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट एग्जैक्टली 31 दिसंबर, स्टिल यू शुड कीप दिस इन योर माइंड कि अगर इवन कुछ माल बिका है तो ये नहीं कि उसको जब माइनस करा रहे हो तो सेलिंग प्राइस तो माइनस करा दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आपके पास जो इन्वेंट्री गिवन है स्टार्ट डेट पे आप जो ले रहे हो, जो आप परचेजेस रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे हो, वो तमाम आप कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो, और इन्वेंट्री की तो वैल्यूएशन भी कॉस्ट प्राइस पे ही हमें देनी है। आपने पढ़ा ना कि इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड आइदर एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, और एनआरवी का तो जिक्र तब आता है ना जब कुछ डैमेज वगैरह मसला हो गया हो, वरना नॉर्मली वी से कि इन्वेंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट, जो हमारी नॉर्मल अजम्पशन होती है। तो इसी वजह से अगर आपने कुछ सेल किया है, तो अगर लेट से उसकी सेलिंग प्राइस $1,000 थी, या लेट सेलिंग प्राइस $1,500 थी, और आपके पास जो है उसकी जो कॉस्ट थी वो आपको निकालनी पड़ेगी। समटाइम्स इन क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट। उसने मार्कअप मार्जिन आपको बताया होगा, और मार्कअप मार्जिन अप्लाई करके यू विल हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी है, और उसकी कॉस्ट कंप्यूट करने के बाद यहाँ पे उसकी कॉस्ट को आप माइनस कराओगे। सो लेट्स से द सेलिंग प्राइस वाज $1,500, बट उन गुड्स की जो कॉस्ट थी वो $1,000 थी, तो मैंने यहाँ पे $1,000 को क्या करा लिया, माइनस करा लिया। सिमिलरली अगर कोई सेल रिटर्न आई है, अच्छा सेल रिटर्न आ रही है यानी आपने गुड्स बेचे थे और अब उनका रिटर्न आ रहा है, अगर रिटर्न आ रहा है तो वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को बढ़ाएगा। अगर वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को बढ़ा रहा है सो इट शुड बी एडेड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेल रिटर्न, और अगेन ये भी किस पे ऐड होगा, एट द कॉस्ट प्राइस ऐड होगा। हो सकता है आपने और सेल जो है वो $500 की भी हो, लेकिन अगर उन गुड्स की जो रिटर्न आ रही है, यानी कि जो भी गुड्स की रिटर्न आई है, अगर उनकी कॉस्ट $100 थी, भले उनकी सेल्स प्राइस जो है वो $500 हो, स्टिल जब आप उसको ऐड बैक करोगे, क्योंकि जब बेचते वक्त हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हम कॉस्ट पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब अगर उसका रिटर्न आ रहा है उसको ऐड करेंगे तो वो भी हम कॉस्ट पे ही ऐड करेंगे। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। देन अगर लेट से उसी डेट के दरमियान कोई इन्वेंट्री डैमेज हो गई, तो जो इन्वेंट्री डैमेज हुई है वो भी माइनस हो जाएगी।
कोई अगर ओनर ने जाके गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ड्राइंग कर ली, तो ये भी आपकी देखो इन्वेंट्री को कमी कर रहा है ना भाई, इन्वेंट्री डैमेज हो गई। अगर 25 दिसंबर को इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो 5,000 की फिगर है उसके अंदर कुछ यूनिट्स इंक्लूडेड थे, लेकिन 31 दिसंबर तक उनमें कोई डैमेज आ गया है, वो अब यूजेबल नहीं है, तो वो इन्वेंटरी के वैल्यूएशन को कम कर रहे हैं, तो उनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली 25 दिसंबर को कुछ यूनिट्स ऐसे अवेलेबल थे जो ओनर गया और घर पे अपने ले जाके फैक्ट्री से अपने घर पे ले आया, तो 31 दिसंबर को तो वो गुड्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री नहीं रहेंगे ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई गुड्स ऐसा बेचा है जो कि सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा है, जिसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर बड़ी एडजस्टमेंट इसकी करते हुए आए हैं, तो वो आपने देखा था कि जब हम उसको इवन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर एडजस्ट करते थे, रिमेंबर, हम सेल्स की वैल्यू कम तो करते ही करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती थी उसको भी बढ़ाते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई ये तो अभी सेल हुई नहीं है, आपने तो उसको गलत सेल रिकॉर्ड कर दिया है। क्योंकि जब आप सेल और रिटर्न बेसिस पे माल बेचते हो, तो जब तक आपको आपका कस्टमर एग्री नहीं करता कि हाँ भाई ये माल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, आई एम बाइंग दिस, अनटिल अनलेस आपको सेल नहीं रिकॉर्ड करनी होती। और अगर आप उस वक्त सेल रिकॉर्ड कर चुके हो, तो दैट मीन्स कि यू हैव टू डिक्रीज योर सेल्स व्हाइल डूइंग द एडजस्टमेंट, एंड सिमिलरली you have to do what, you have to include the value of those goods sold in your closing inventory at obviously the cost price। ये तो बात बहुत ऑब्वियस है ना, कि अब ये बात में तो समझता ही नहीं जाना चाहिए कि जितनी भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम करेंगे, हमारा कंसर्न कॉस्ट है, हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन होगी, मैं भी से बता रहा हूँ, और कभी कभार इनफैक्ट अक्सर ये वाली तो एडजस्टमेंट के अंदर सेलिंग प्राइस ही गिवन होती है, लेकिन उसके साथ वो मार्कअप मार्जिन बताता है विच यू हैव टू यूज टू गेट द कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री। तो अगर आपने कोई सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड बेच दिया है, तो वो भी क्या होगा, वो भी एड बैक होगा। सिमिलरली अगर आपने कोई गुड्स एक्वायर किए हैं या खरीदे हैं सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, तो उनको क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक जिस तरीके से आपकी सेल कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक बायर आपको एग्री ना कर दे, इसी तरीके से आपकी परचेज भी तब तक रिकॉर्ड नहीं होती जब तक आप अगले बंदे को, अपने सप्लायर को कंफर्म ना कर दो। सो इवन इफ यू हैव बॉट समथिंग ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो उसको आपने क्या कर देना है, उसको आपने लेस कर लेना। देन अगर कभी कभार इन्वेंट्री ओवर वैल्यू हो जाए, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि उसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए माइनस कराएंगे, और कभी कभार अगर इन्वेंट्री अंडर वैल्यू हो जाए, तो उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाने के लिए ऐड कराएंगे। एंड बाय एडजस्टिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, जिसमें से जो शुरू की एड परचेज सेल वाली ज्यादा सिग्निफिकेंटली आती है, गुड सेल और रिटर्न बेसिस वाली ज्यादा सिग्निफिकेंटली आती है, इन सबको जब आप एडजस्ट करा लोगे, you will get the inventory valuation at exactly 31st December or whatsoever the accounting year is, and that's how businesses do it। क्योंकि businesses के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 31 दिसंबर को जाके ही करें, प्रैक्टिकली एंड ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि वो उस तरीके से हो सके, बिकॉज इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर इटसेल्फ 4-5 दिन लग जाते हैं। व्हेन दे आर डूइंग दिस एक्सरसाइज 4-5 दिन के अंदर, तो वो लेट से उनका आखिरी दिन 26 दिसंबर था, 25 दिसंबर था, तो उस पर जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आती है वो उस पर रिलाय, और उस डेट से लेके अल्टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उन सबको एडजस्ट करके दे रीच टू द क्लोजिंग इन्वेंट्री और द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, ये तो बात हो गई किस चीज की, कि आपने इन्वेंट्री को जाके पहले काउंट कर लिया था, पहले वैल्यू कर लिया था, एंड आपका अकाउंटिंग ईयर बाद में था, 5-6 दिन बाद या व्हाट्सएवर आफ्टर अ वीक, तो आपने उस दरमियान में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। ठीक है। लेकिन अगर लेट से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई है 7 फरवरी को, या आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई है लेट से 20 जनवरी को, और आपका काउंटिंग ईयर एंड कब है, आपका काउंटिंग ईयर एंड है लेट से अगेन वही 31 दिसंबर को, तो अब क्या करेंगे भाई, अब यू हैव टू अप्लाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन बैकवर्ड। क्योंकि अब आपने, देखो पहले आपके पास क्या सीन था, पहले आपके पास जो केस था वो ये था कि आपने इन्वेंट्री वैल्यू कर ली है, और अब जो जो एडजस्टमेंट ऐसे जैसे हो रही है, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो वो आपकी इन्वेंट्री को बढ़ाएगा, कुछ बेच रहे हो तो वो आपकी इन्वेंट्री को कम करेगा, तो आपको 31st वाली फिगर चाहिए थी, तो आप कहते थे कि भाई जो जो एडजस्टमेंट जैसे जैसी होती जा रही है, अगर कोई चीज बढ़ा रही है तो उसको ऐड करो, कोई चीज कम कर रही है तो उसको लेस करो। लेकिन इफ यू वुड हैव डन योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन आफ्टर दी अकाउंटिंग ईयर एंड लेट्स से ऑन 20 जनवरी, तो अब 20 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, एडजस्ट तो उनको भी करना ही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको बता दिया कि यू आर रिक्वायर्ड टू हैव द इन्वेंटरी वैल्यूएशन फिगर एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज अगेन एट 31 दिसंबर इन आवर एग्जांपल। तो अब क्या करेंगे सर भाई, अगेन जितनी भी 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, और मे बी लेट से 31 दिसंबर तक, उनको आप क्या करोगे, उनको आप एडजस्ट करोगे। जस्ट गिव मी।
अच्छा जी, कमिंग बैक टुवर्ड्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन बैकवर्ड, जिस पर हम बात कर रहे थे कि अगर हमने हमारी इन्वेंट्री को वैल्यू कर लिया है लेट्स से 20 जनवरी पे, और अगर हमें अब 31 दिसंबर वाली इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि वी विल हैव टू गो बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स जाने से क्या मतलब है भाई? सर पहले हम कह फॉरवर्ड रहे में थे एक कि अगर सवाल है। हम्म, जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो 31 दिसंबर को ज़्यादा आ सकती है वैल्यू इन्वेंट्री की। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा भी हो सकती है बेटा, कम भी हो सकती है। लेट्स से अगर आपने ज्यादा माल खरीद दिया इन बिटवीन 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन 31 दिसंबर पे 25 दिसंबर के मुकाबले में ज्यादा होगी। अगर आपने ड्यूरिंग दैट अच्छा, टाइम पीरियड ज्यादा माल बेच दिया, तो फिर वो 25 दिसंबर के मुकाबले में कम होगी। तो तो इसमें बिल्कुल ज्यादा भी हो सकती इन्वेंट्री है, कम भी हो सकती है। इन्वेंट्री रूल का कोई यूज़ नहीं है। और उसमें उधर एसेट इन्वेंट्री वाला जो रूल था कि एनआरवी और कॉस्ट वाला, उसको वहां पे यूज नहीं एसेट। अच्छा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बैकवर्ड्स के अंदर अब हम पीछे हम बात कर रहे थे कि भाई देखिए, आप जब फॉरवर्ड जा रहे हो ना 25 से 31 दिसंबर की इन्वेंट्री पे, तो आप कह रहे हो कि आप 25 दिसंबर पे लेट से मेरे पास $1000 के गुड्स, तो मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड लेट से $200 के गुड्स फर्दर खरीद लिए। अब $200 के फर्दर अगर गुड्स आपने खरीद लिए हैं, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा इसको ऐड कर लेते हैं ताकि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, लेकिन प्रोसीड अहेड, जैसे जैसे माल आता जा रहा है वैसे वैसे उसको ऐड करते जाओ। और जैसे जैसे हम माल बेचते जा रहे थे, वैसे वैसे हम माल क्या करते जा रहे थे, वैसे वैसे हम माल को माइनस करते जा रहे थे, क्योंकि भाई वो इन्वेंट्री हमारे पास एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बचेगी ही नहीं। बट व्हेन वी यूज इन्वेंट्री वैल्यूएशन बैकवर्ड्स, व्हेन वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमने माल, क्योंकि देखो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम 20 to 31 तो हम कहेंगे यार बैकवर्ड जाते हुए अगर हमने कोई माल परचेज किया था, तो उसको क्या कर लो, उसको माइनस कर लो। बिकॉज सी, अगर 20 जनवरी को कुछ लेट से हमने गुड्स खरीदे थे, लेट से 15 विद इन 20 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेट से मैं कहता हूँ कि हमने कोई एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स अगर खरीदी थी, तो देखो 31 दिसंबर को वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी। एंड फॉर दैट वेरी सेम रीजन हम कहेंगे कि भाई ये जो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर परचेज हुई है, उसको क्या करो, इसको माइनस करो, ताकि आपके पास जो ओरिजिनल 31 दिसंबर की इन्वेंट्री की वैल्यू है वो निकल कर आ सके। अब अगर परचेजेस जो है वो माइनस हो रही है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर सेल्स बात करी जाए, तो सेल्स के अंदर क्या हो रहा है कि आपने लेट से विद इन 1 जनवरी टू 20 जनवरी अगर कुछ गुड्स बेच दिए हैं, जो 1 दिसंबर को ऑब्वियसली सी बात है आपके पास अवेलेबल थे, तो उसको क्या कराना पड़ेगा, ऐड बैक कराना पड़ेगा। और अगेन जब हम उसको ऐड बैक कराएंगे, तो वी विल ऐड दैट बैक एट द कॉस्ट प्राइस। एंड अगर सिमिलरली को सेल रिटर्न आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। एंड बाकी जो चीज है ना, अच्छा इन्वेंट्री डैमेज हुई वो तो माइनस ही होगी। स्टॉक ड्रॉइंग्स अगर हुई है, तो अब समझिएगा जरा सा, स्टॉक ड्रॉइंग का मतलब क्या है कि भाई आपके 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपका मालिक आया और आके कुछ गुड्स उठा के अपने घर ले, 31 दिसंबर को इन्वेंट्री का पार्ट है, तो ऑब्वियसली दे शुड बी एडेड बैक इन दी इन्वेंट्री फिगर। गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस वो तो नॉर्मली ऐड ही हम करेंगे। सिमिलरली अगर कोई बाय किया है हमने ऑन सेल और ऑन परचेज और रिटर्न बेसिस, तो उसको हम माइनस करेंगे। एंड ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड जो है वो आपका नॉर्मल तरीके से जो है वो लेस और ऐड होगा। ओवर वैल्यूड है तो उसको जितना जितनी अमाउंट से ओवर वैल्यूड है उतने से माइनस करा देंगे, और अगर अंडर वैल्यूड है तो जितने से अंडर वैल्यूड है उतने से उसको क्या करा देंगे, उतने से उसको ऐड बैक करा देंगे। सो दैट्स हाउ यू विल डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। सर हमें इधर कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउड होता है ना, मतलब हम एक्स लिख सकते हैं ओपनिंग की जगह, फिर नॉर्मली कर सकते हैं बिल्कुल फॉरवर्ड में बिल्कुल, कैलकुलेटर तो आपके पास डेफिनेटली अकाउंटिंग है दोनों पेपर में अलाउ होता है, तो उसकी तो कोई मसला ही नहीं है।